युग की कहानियों में आज मैं आपको आचार्य चाणक्य के बारे में बताता हूँ। आचार्य चाणक्य हमारे इतिहास के सबसे बुद्धिमान प्रशासकों में से कहे जाते हैं। प्रशासक कौन होते हैं? जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो राज्य को चलाते हैं, मंत्री होते हैं, और उन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। इज ऑल्सो नोन एज अ किंग मेकर। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले जो भारत के सबसे बड़े सम्राट थे, सम्राट चंद्रगुप्त, उनका निर्माण किया था, उन्हें बनाया था। और आचार्य इसलिए क्योंकि वो एक टीचर थे, और पहली बार उन्होंने ही टुकड़ों में बटे हुए भारत को इकट्ठा जोड़ के अखंड भारत बनाने का काम किया था। भारत क्या था? पहले छोटे छोटे जनपदों में बटा हुआ था। फिर बहुत सारे मगध, कुछ जैसे बड़े राज्य थे, जैसे मगध था उस टाइम पे बड़ा राज्य था। और उसी टाइम पे अलेक्जेंडर ने, जो सिकंदर वो कहते हैं, जैसे सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने इंडिया पे भी आक्रमण किया था। तो उसके आक्रमण से बचाने के लिए सबको एकजुट करना, सेना बनाना और पूरे इंडिया को प्रोटेक्ट करना, उन्होंने ही सबसे पहले ये सारे काम किए थे। और उसके अलावा वो बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमी के। ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट। तो उनकी जो फैमिली पुश्तें चलती आ रही थी, उनकी स्पेशलाइजेशन इकोनॉमी में होती थी। और जो आज का हमारा मॉडर्न इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं, वो भी उसी सारे उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वहीं से लिए जाते हैं। और भी बहुत सारी किताबें उन्होंने और नॉलेज थी वो पास की। तो जब चाणक्य पैदा हुए थे, उनके मुंह में पूरे दांत थे। और अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में एक भी दांत नहीं होता है। और जब चाणक्य पैदा हुए तो उनका मुंह तो दांतों से भरा हुआ था। तो उनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि जब ऐसा कोई बच्चा पैदा होता है तो वो राजा बनता है, बहुत बड़ा वो शासक बनेगा। अब ब्राह्मण को अपनी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कभी शासक बनना उचित नहीं था। उसका काम था समाज को शिक्षा देना और रिसर्च करना और राजाओं को राज करने में मदद करना। तो ये भी कहते हैं कि शायद उनका एक दांत तुड़वा दिया गया था, निकलवा दिया गया था, कि ऐसा ना हो। और उनके बारे में फिर यही कहा गया था कि अगर ये राजा नहीं भी बना, शासक नहीं भी बना, तो ये बच्चा प्रशासक ज़रूर रहेगा। यानी ही विल बी ए किंग मेकर, ही विल रूल थ्रू समबडी एल्स इफ़ ही इज़ नॉट द रूलर। और बचपन से ही जो थे, उनका नाम था विष्णुगुप्त, असली नाम जो था। चाणक्य उनका नाम बाद में पड़ा था, क्योंकि वो उनके पिता का नाम था चणक। तो चणक पुत्र चाणक्य कहा जाता है। लेकिन उनका जो असली नाम रखा गया था उस बच्चे का, वो रखा गया था विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त जो था वो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था। और वो अपने तर्क में, बातों से, अपने इंटेलिजेंस से बड़े बड़े आचार्यों को, बड़े बड़े लोगों को हैरान कर देता था। उसके प्रश्नों के आंसर नहीं आते थे, क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते थे बहुत सारे लोगों को। और वो अपने, इतने ज़्यादा नॉलेज थी उनके पास, इतने ज़्यादा तर्क की शक्ति थी कि वो बड़े बड़ों को लाजवाब कर देते थे। तो उस टाइम पे वो मगध में रहते थे। मगध जो था भारत का सबसे बड़ा राज्य था। जो आजकल बिहार है, पाटलिपुत्र है, पटना जिसे कहते हैं, वहाँ का राजा जो था वो लालची हो गया था। और शक्तिशाली तो था, लेकिन शक्ति होने के बाद वो अपनी नीतियों पे अच्छे से नहीं काम करते थे। यानी कि वो क्या करते, जैसे जितना सोना होता था, पैसा होता था, वो इकट्ठा करके और छुपा लेते थे कहीं पे, या अपने पास रखने लग जाते थे। उनके एक महामंत्री होते थे, शक्तार नाम था उनका,
राजा महापद्मनंद के मंत्री का। वो बहुत ईमानदार और अच्छे मंत्री थे। वो और जो आचार्य चणक थे, वो उस टाइम पे गुरुकुलों में सबसे बड़े आचार्यों में से एक थे। वो दोनों आपस में दोस्त थे, शक्तार महामंत्री और आचार्य चणक। तो एक बार क्या हुआ, जो राजा था महापद्मनंद, उसने बहुत सारे सोने के सिक्के इकट्ठे किए और उनको ले जाके दूर छिपाने की कोशिश कर दी, छिपा दिया। तो और जो उसके साथ सिपाही गए थे, जिन्होंने उस सारे धन को खोदने के लिए और दबाने के लिए खड्डा खोदा और गाड़ी में उठा के लेके गए, राजा ने उन सारे सिपाहियों को मार दिया था, मरवा दिया था, ताकि किसी को पता ना लगे कि सारा धन कहाँ छुपा हुआ है। और भी लोगों पे गलत टैक्स लगाना, बेईमानी करना, ऐसे बहुत सारे काम करने लगा था। और कुछ मंत्री भी थे जो मिले होते थे राजा के साथ में, जो उसकी चापलूसी करते रहते थे, वाहवाही करते रहते थे। उनमें महामात्य भी थे, आमात्य बोलते थे, जो मेन जैसे कुलगुरु होते हैं या एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्री होते हैं, मेन मिनिस्ट्री में से एक। जब उन्होंने मरवा दिया उस टाइम पे जो शक्तार थे महामंत्री, वो बाहर गए हुए थे। जब वो आए तो उन्हें पता लगा, जो उनके पेरेंट्स थे, जब सिपाही गायब हो गए थे, उनके फैमिली वालों ने पूछा कि भाई हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं मिल रहे हैं, महामंत्री आप कुछ पता करो। जब महामंत्री ने पता किया तो उनका एक गुप्तचर होता था, उसने उन्हें बताया कि महाराज ने ही ऐसा किया है और महाराज खुद ही ऐसे पैसे छुपा रहे हैं। अब ये सुन के महामंत्री को बड़ी चिंता हुई कि मैं क्या करूं। जब राजा, जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो मैं क्या करूं। वो कहते ना कि एक ही उल्लू काफ़ी था चमन उजाड़ने के लिए, हर शाख पर उल्लू बैठा है अंजाम में गुलसिता क्या होगा। यानी कि अगर बाग में, पूरे बाग में एक भी उल्लू आ जाए तो पूरे बाग को ख़त्म कर सकता है। जैसे वहाँ के सारे जानवरों को, फलों को, रात को उल्लू को दिखता है, वो ख़त्म कर सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी कहावत है कि एक ही उल्लू काफ़ी था चमन उजाड़ने के लिए, पूरे बाग को उजाड़ने के लिए, हर शाख पर उल्लू बैठा है अंजामे गुलसिता क्या होगा। इसका मतलब यही हुआ कि जब राजा ही दुश्मन हो गया है और उसके साथ में सारे मंत्री मिल गए हैं, तो अब मगध को, इस धरती को, इस राज्य को कौन बचाएगा, कौन इसकी रक्षा करेगा। ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली समझाने के लिए। उन्होंने जितने भी राज कर्मचारी थे ना, सबको तनख्वाह मिलती थी, जैसे सैलरी मिलती है, तो उनकी सबकी सैलरी में से, जैसे अगर मान लो किसी को 3000 मिलती थी, सबकी सैलरी में से एक एक जो था पड़ थी उस टाइम पे, जो करेंसी बोलते हैं, जैसे अभी डॉलर है, तो उन्होंने एक एक पड़ कम कर दिया, एक एक रुपया सबको मिली, हर एक को कम मिली, रानी को, राजा को, मंत्रियों को, शिक्षा मंत्री को, सबको। सबने कंप्लेंट करनी शुरू कर दी कि ये तो एक एक कम हो रही है। तो बुलाया गया भाई जो फाइनेंस मिनिस्टर था, बताओ भाई तुमने चोरी की है। बोला नहीं मैंने तो नहीं की। बोला अगर तुमने नहीं की तो किसने की, बताओ इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो जो महामंत्री शक्तार थे उन्होंने कह रखा था कि तुम मेरा नाम ले देना। तो बोले कि मैंने मुझे नहीं पता, महामंत्री शक्तार से पूछ लो। महामंत्री शक्तार को बुलाया गया। महामंत्री शक्तार आए, बोले क्यों आप लोगों को क्यों परेशानी हुई। आपकी सैलरी में से अगर एक एक पॉइंट, एक एक डॉलर कम हो गया है तो आप लोग परेशान हो रहे हो। और आप लोग जो इतनी सारा पैसा टैक्स का लोगों से लिया हुआ और मगध का आप चुरा के इधर उधर ले जा रहे हो, वो गायब हो रहे, उनके बारे में कोई नहीं पूछता। जैसे ये पता लगा तो सबको लगा कि भाई ये तो महाराज के ऊपर आ रहा है, सबने तो महाराज की तरफ देखा। तो महाराज ने उसको टालने की कोशिश भी की, लेकिन शक्तार तो अच्छा मंत्री था, उसने कहा मैं आपको ऐसा गलत काम करने नहीं दे सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया,
शक्तार को पकड़वा दिया और शक्तार के नाम से झूठे बहुत सारे ऑर्डर्स निकाल दिए टैक्सेस के और भी गलत करने कामों के, ताकि उसको बदनाम करने के लिए। और फिर शक्तार को उन्होंने बंदी बना दिया। जब शक्तार पकड़ा गया और पता लगा आचार्य चाणक्य को कि भी ऐसे इतने सारे गलत काम हो रहे हैं राज्य में, तो उन्होंने अपना ब्राह्मण कर्तव्य निभाते हुए जो गलत हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की सोची और राजा को रोकने का कोशिश की। जब वो नहीं माने तो उन्होंने क्या किया, जाके जगह जगह पे सभाएं करके, मीटिंग्स करके दूसरे आचार्यों को और लोगों को जागरूक करना, बताना शुरू कर दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है और हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, हमें टैक्स नहीं देना चाहिए। वो करने लगे। जब राजा को पता लगा कि ये तो बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है आचार्य चाणक्य, इतने अच्छे से बोलता है कि सब विरोध में खड़े हो जाएंगे, तो उन्होंने जाके चाणक्य को बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया तो वहाँ पे आचार्य चाणक्य उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। जब वो उनको पकड़ के ले गए थे सिपाही, उस टाइम पे जो विष्णुगुप्त था वो छोटा सा था, 8-9 साल का शायद से। उसने देखा भी था कि यार ये उसके पिता को लेकर से, तभी समझ गया था कि अब ये मेरे पिता जीवित नहीं बचेंगे, अब इनको मार देंगे। तभी उन्होंने प्रण ले लिया, अपनी माँ के पास गए और कहा माँ तेरा पति अब नहीं रहा, मार दिया। और वो सच्चाई बोल रहे थे, तो हमेशा सच्चाई बोलना भी अच्छा नहीं होता है, आपको समय देख के बात करनी चाहिए। तो उसकी माँ बोलती है भाई मेरा पति क्या, तेरे पिता भी तो थे। वो बोले मेरा पिता नहीं मरा है, मेरा पिता तो मेरे अंदर जिंदा है और वो हमेशा रहेगा। तो मैं आज से विष्णुगुप्त नहीं, मैं चणक पुत्र चाणक्य हूँ। मैं अपने पिता को अपने अंदर लेके जीवित रहूँगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद वो पाटलिपुत्र चले गए। वहाँ कहाँ थे, तक्षशिला, हाँ तक्षशिला उस टाइम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी। और वहाँ पे जाके उन्होंने खूब अध्ययन पढ़ाई वो करनी शुरू की, अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस को कैरी ऑन करते हुए। फिर वो वहाँ पे प्रोफेसर बन गए, आचार्य। उनको फिर आचार्य चाणक्य कहा जाने लगा, क्योंकि अपना नाम विष्णुगुप्त से बदल के चाणक्य ही रख लिया था, चणक पुत्र चाणक्य। और वो इतने बुद्धिमान थे कि किसी भी चीज़ की रूट तक जाने में बिलीव करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो जा रहे थे कहीं पे, तो जाते हुए उनके पैर में कांटा लग गया। और कांटा लगने के बाद उन्होंने ऐसे अजीब काम किया कि उनके जो शिष्य थे वो देखते रह गए। पता क्या किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांटा लगाया अपने दुकान से गए और वहाँ से मीठी लस्सी लेके आए और मीठी लस्सी ला के उसमें एक्स्ट्रा मीठा डलवा दिया और जिस पौधे से कांटा लगा था ना उसकी जड़ में डाल दी। उनके आचार्य जो शिष्य थे बड़े हैरान कि आपने ये क्या किया, आपने तो अब वो कांटा लगा, आपने उसको काटने की वजह से लस्सी दे दी। तो उन्होंने कहा कि ये इनविटेशन है, निमंत्रण है उन शिष्यों को जो कि आएंगे अभी और मीठे के चक्कर में इस पेड़ की जड़ को ही काट देंगे। उन्होंने उस पौधे की जड़ से ही खत्म कर दिया था अपनी बुद्धि से। और ऐसे और भी बहुत सारे किस्से हैं। एक बार उनके पैर में ऐसे जैसे चलते कांटा लगा था, कुछ और अड़ गया था उनके रास्ते में, तो वो भरी दोपहर में लगे हुए उसको खोदने काटने, उनकी गाड़ी अड़ गई थी कहीं पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इतनी दोपहर में ये अकेला ब्राह्मण ये क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये सब के रास्ते जो पत्थर या जो भी गड़ा सा यहाँ पे रखकर ये सब के रास्ते में वो बनता है, रुकावट डालता है और इसने मेरे रास्ते में डाली, मेरी गाड़ी का पहिया भी तोड़ दिया, तो मैं इसे जड़ से ही उखाड़ दूंगा ताकि इसके बाद ये किसी को कभी परेशान नहीं करेगा। तो ऐसे उनके बहुत सारे एग्जाम्पल जो थे मशहूर थे। उसी टाइम पे क्या हो रहा था, जब आचार्य बन गए वो,
तो सिकंदर था मैसेडोनिया का राजा, सिकंदर महान जिसे कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो पूरी दुनिया को जीतने के सोच के निकला था, और उसने काफ़ी हद तक जीत भी लिया था कि मैं पूरी दुनिया को जीतूंगा, पूरी दुनिया का राजा बन जाऊंगा। अब जीतते जीतते वो वहाँ से भारत की तरफ जाने लगे। तो पहले क्या होता था, बड़े सारे गुप्त कर रखे जाते थे, लाइक ऑपरेशन होते थे अपने देश के सारी चीज़ों के ध्यान रखते थे। उनके भी दूर दूर से गुरुकुलों में स्पाई या फॉलोवर्स थे, उनके सैनिक, उन्हें पता लगता रहता था कि कौन कहाँ से क्या हो रहा है। उन्हें पता लग गया कि भाई अलेक्जेंडर जो है सिकंदर, वो भारत पे आक्रमण करने आ रहा है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे जितना छोटे छोटे राज्य जो होते थे उनकी मीटिंग करी, सबको एक साथ लाने की कोशिश करी कि हम एक साथ होकर हमें लड़ना चाहिए और सिकंदर के खिलाफ हमें प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। लेकिन कोई नहीं माना, सब अपने अपने में होते थे। और वहाँ पे उस टाइम का राजा होता था आंधी, वो पहला गद्दार राजा था भारत का। गद्दार यानी बिट्रेयर, ट्रेटर। उसने क्या सोचा कि अगर मैं सिकंदर से मिल लूँगा, सिकंदर की मदद करूँगा, तो वो मुझे यहाँ का राजा बना देगा। अपने लालच में उसने बहुत सारे दूसरे राजाओं को नष्ट करने की सोच ली। तो आंधी था भारत का पहला गद्दार राजा, जिसने सिकंदर की मदद की थी भारत में आने में। और वहीं पे पास में एक छोटा सा पहाड़ी राज्य होता था पोरस, वहाँ का राजा था पुरु। और वो अड़ गया था, उसने कहा कि नहीं, मैं कोई करे ना करे, लेकिन मैं सिकंदर से लड़ाई करूँगा। और सिकंदर और पोरस की लड़ाई बहुत मशहूर है। उसी लड़ाई में था जब सिकंदर घायल हो गया था और वो मरने वाला भी था। हालांकि पोरस हार गया था, सिकंदर जीत गया था, लेकिन इतनी मशहूर लड़ाई थी कि उसके बाद से ही सिकंदर के हौसले पस्त हो गए थे। तो यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, सिकंदर उधर से आ रहा था, तो और सारे राज्य एक साथ, छोटे छोटे राज्य एक साथ झुकते उसकी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हुए। बहुत सारे चाणक्य धर्म सभा हुई मगध में, महापद्मनंद के वहाँ पे गए थे धर्म संसद में। पहले ऐसे बड़े शास्त्रार्थ और धर्म संसद वगैरह होती थी, जहाँ पे लोग जाके अपने अपने विद्वान होने का परिचय देते थे, शास्त्रों की प्रेजेंटेशन करते थे। और महापद्मनंद जो था वो बड़ा मूड राजा हो गया था, यानी कि जो इन सारी चीज़ों में तो खुश रहता था, लेकिन नॉलेज की, ज्ञान की, इन चीज़ों की से कोई कदर नहीं होती थी। और मगध की सेना इस टाइम पे सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना थी। उनके पास 1 लाख सिपाही थे, बहुत सारे हाथी भी थे, वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स थे। तो आचार्य चाणक्य ने सोचा कि मुझे अपनी सारी पुरानी बातें ये भुला के जाके और राजा महापद्मनंद को आगाह करना चाहिए, क्योंकि मातृभूमि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, हमारे शास्त्रों में लिखा है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जिस माँ से भी बढ़ के मातृभूमि होती है। मातृभूमि है जो आपका कंट्री है, आपका देश है, और माँ और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी ज़्यादा प्रिय होते हैं, स्वर्ग से भी बढ़ के उनका सम्मान होता है। तो इसलिए हमें अपनी कंट्री, मेरा कंट्री मेरे लिए सबसे पहले है। वो गए तो उन्होंने उसको बताने की भी कोशिश की, कहा कि महाराज मैं आपको आगाह भी करना है और मैं आपसे भीख भी मांगता हूँ। इस टाइम पे आप भारत के सम्राट, और आप भारत के सबसे बड़े राजा हैं, और आप एक छत्र सम्राट भी बन सकते हैं। आप अगर कहेंगे तो कोई राजा मना नहीं करेगा, और आप सबको एकजुट करके बाहर से आ रहे आक्रांता जो आक्रमणकारी है सिकंदर, इसका सामना करने के लिए तैयार करें। तो महापद्मनंद बोला, मैं क्यों करूँ, जब वो इधर आएगा तो मेरी सीमाओं तक तो मैं अपने आप देख लूँगा, दूसरे राजाओं के चक्कर में मैं क्यों अपनी सेना का मैं अपने को घमंड था कि मेरे पास है। तो उसका कहा, महाराज जी पूरा देश ही हमारा है, पूरी मातृभूमि
हमारी हुई और आप सबसे बड़े राजाओं का आपका ही कर्तव्य बनता है। जब समझाने की कोशिश की तो वहाँ पर ने उनका अपमान किया, फिर लात मारी और निकल जा ब्राह्मण, तू मुझे सिखाएगा, दुष्ट सत्य, ये ले अपना पैसा और निकल यहाँ से। चाणक्य को तो बड़ा गुस्सा आया, वो तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को रूट कॉज ढूंढ के उसको खत्म करने में बिलीव करते थे। और ब्राह्मण की जो पहचान होती है शिखा और सूत्र से थी। शिखा यानी चोटी और सूत्र यानी जुलैन। ब्राह्मण जुलैन पहनते हैं, 6 तार का जुलैन होता है ब्राह्मण का। तो उन्होंने पहले जो भी एक ब्रह्मचारी आगरी चलाते थे, बड़ी बड़ी शिखा रखते, चोटी रखते थे, सरगंजा और ऐसे चोटी रखते थे। और चोटी में हमेशा गांठ भी लगा के रखते थे, ये भी एक नियम होता है। तो उन्होंने एक दिन अपनी चोटी की गांठ खोल दी। उसके आज के बाद मैं शिखा तभी बांधूंगा जब मैं तुम्हारा पतन देख लूँगा। उन्होंने कहा भी कि एक शिक्षक साधारण नहीं होता, टीचर जो होता है जिसके पास नॉलेज है वो कोई आम आदमी नहीं होता। महापद्मनंद प्रलय और सृजन, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, प्रलय और सृजन दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। और अगर मेरे में दम हुआ तो मैं अपना पालन करने वाले सम्राटों का निर्माण खुद कर लूँगा और तेरा पतन देख के ही अपनी शिखा बांधूंगा। चोटी में सिक्योर करूँगा, ये मुझे हमेशा याद दिलाती रहेगी। तो ऐसा प्रण लेके, ऐसी प्रतिज्ञा लेके वो निकले वहाँ से, और बड़े लाचार परेशान। उनके पिता भी ऐसे मारे गए थे, उन्हें सत्तार की नाम की सत्तार की भी याद आ गई कि कैसे मारे गए थे, कुछ अच्छे लोग थे। और मगध का पतन देख रहे थे, आपस में राजा आपस में लड़ते रहते थे। तो बड़े ही परेशान थे कि मैं क्या करूँ अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, कैसे मैं इस सबको एकजुट करके और पहले सिकंदर से बचाऊँ, फिर महापद्मनंद जग जगह का राजा बनूँ। ये मेरा कर्तव्य भी बनता है, मैं कैसे करूँ। बड़े परेशान होते थे, सोचते जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे, और वो बच्चे जैसे प्रिटेंड राजा बन के खेलते हैं ऐसे खेल रहे थे कि एक बच्चा राजा बना हुआ है, कुछ मंत्री कुछ चोर लाए गए हैं। और तो उन्होंने वो लेके आए, तो उन्होंने कहा वो देखने लगे बच्चों का खेल। तो वो पकड़ के लेके आए थे बच्चे का, महाराज हम ये तो राजाओं को पकड़ के लेके आए हैं और ये दूसरी जाति के हैं, ऐसी बात है कि उन्होंने देखा कि वो छोटा बच्चा था, बोला कि मेरे राज्य में एक छत्र सम्राट हूँ और मेरे राज्य में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, मेरे राज्य में न्याय बड़ा है। जब वो उसकी बातें सुनी तो चाणक्य बड़े प्रभावित हुए। इस बच्चे में तो नेचुरल टैलेंट है। उन्होंने पूछा कि सम्राट की जय हो, तो उनके पास कि आपके गुरु कौन है, आप क्या आपने किसने सिखाया, किसको कॉपी कर रहे थे, आपके राजा तो ऐसे नहीं। हाँ हमारे राजा तो ऐसे नहीं है, लेकिन आप कैसे, मेरा तो कोई गुरु भी नहीं है और मैं तो बहुत गरीब हूँ, मुझे तो जो सही लगा मैंने तो बस वही कहा। तो मैंने पूछा तुम बताओ, तो मुझे अपने घर ले चलो। और वो गए उनके पास, उनके घर पे गए तो पता लगा उनकी माँ थी, माँ। और ये भी कहा जाता है कि वो लड़का था तो चंद्रगुप्त, जिसके बाद में सम्राट चंद्रगुप्त बना, जिसने मौर्य की स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसका एक ये भी कहा जाता है कि वो उस राजा महापद्मनंद का ही अवैध बेटा था। अवैध बेटा यानी कि उनकी माँ जो थी मूगा, वो दासी थी महापद्मनंद की, और वो राजकुमार नहीं था, बट वो एक दासी का बेटा था। तो उसमें राजवती गुण भी आ गए थे, इसमें गरीबी में भी चला था। तो वहाँ से शिमला जो चाणक्य थे वो ले गए चंद्रगुप्त को, उनसे मांगता था कि मैं इसको तक्षशिला ले जाता हूँ और वहाँ से मैं इसको पढ़ा लिखा के आदमी बना दूँगा और इसको मैं आपकी ट्रेनिंग एजुकेशन दूँगा।
उनसे परमिशन लेके वो चले गए ले गए। और भी बीच में छोटी छोटी कहानियाँ आती हैं कि क्या क्यों ले गए थे, कैसे ले गए थे, तो वो ज़्यादा सुनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी है ना। लेकिन शॉर्ट में आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को ले गए, वहाँ पे उन्होंने कुछ ट्रेनिंग दी, जैसे हथियारों की, राज कार्य की, हर एक तरह की जो जो एक राजा को राजपुत्रों को ट्रेनिंग दी जाती थी वो उन्होंने तक्षशिला में गुरुकुल में उसको ट्रेनिंग दी। हमारे राजाओं को इकट्ठा करने की कोशिश भी करते रहे लेकिन नहीं कर पाए, और तब तक सिकंदर भारत आ पहुंचा था। और चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त भी थोड़ा सा बड़ा हो गया था, टीनेजर और थोड़ा बड़ा हो गया था, तो उन्होंने एक ऐसा भ्रम सा फैलाना शुरू किया कि भाई भारत में मौर्य होते हैं, वो बड़े ही छुपे जैसे निंजा फाइटर्स होते हैं, ऐसे योद्धा होते हैं। तो उन्होंने दूर दूर तक ऐसी बातें फैलानी शुरू की। फिर चंद्रगुप्त के साथ कुछ लड़कों को तैयार किया कि ऐसा ऐसे ऐसे काम करें, जैसे गुरिल्ला वॉर होते हैं ना, गुरिल्ला तरीके से ऐसे करें ताकि लोगों में भय बन जाए और वो किसी के पकड़ में ना आए। डू इट लाइक निंजास, किसी को पता भी ना लगे, अंधेरे में जाओ और ऐसा लगे कि ये तो यहाँ के देवता आप पे नाराज हैं, यहाँ की देवी आप पे क्रोधित हो गई है, भगवान आपसे खुश नहीं कि आपने भारत की धरती पर अटैक किया। वैसे उनके मन में भ्रम फैलाने बहुत सारे शुरू कर दिए कि कुछ भी होता था और कभी में कभी किसी खाने में कुछ मिला देते जिससे लोग बीमार हो जाते, कभी किसी के कपड़े जलवा देते कि हाँ भैया तो आग लग गई है, और फिर कभी कभी जो छोटे टुकड़े हैं कुछ तो उन पर अटैक कर देते लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए, और सिपाहियों को मार के वहाँ पे मौर्य का साइन सा छोड़ जाते हैं। तो इसमें उन्होंने एक इल्यूजन सा ऐसा क्रिएट किया कि सिकंदर की सेना का मनोबल टूटने लगा, और उनके मन में ये हो गया कि यहाँ पे ना हम अब यहाँ के देवता खुश नहीं है और हम लोग तो यहाँ पे बर्बाद मारे जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन सिकंदर बड़ा ही तेज तर्रार नेता था, यंग था, फाइटर था, वो ऐसी चीज़ों को दबाता गया, नहीं सुनता था फिर भी। तो वैसे में आते आते उसकी पोरस से लड़ाई हुई। जब राजा पुरु से लड़ाई हुई, उस लड़ाई में सिकंदर को तीर लगा, सिकंदर घायल हो गया। उससे तो वहाँ से सिकंदर की सेना का मनोबल बिल्कुल ही टूट गया कि सही जितने रूमर्स थे सही थे, और वैसे भी वो अपने घर से मैसेडोनिया से निकले हुए 13-14 साल हो चुके थे। वो इतने दिन तक लड़ते 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 जा रहे थे, और यहाँ पे जब पोरस के साथ लड़ाई के बाद, बीमारियों के बाद, ऐसी ऐसी घटनाओं के बाद उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और वो वापस लौट जाना चाहते थे। तो जो राजा अम्बी ने चाल चली थी वो भी कोई कामयाब नहीं हुई, और सिकंदर वहाँ से फिर झेलम के रास्ते, नदी के रास्ते वो वापस जाने लगा। उसने डिसाइड किया कि मैं वापस, लेकिन वहाँ का वो अपना सिपाही सलाह जो था जनरल था, वो किसी दूसरे अपने फोर्स को बुला के ऐसे करके चला गया वापस। तो ये तो कामयाब हुई। अब आचार्य चाणक्य के सामने दूसरी चुनौती थी कि यहाँ पर इंद्रलोक को हटा के और वहाँ पे एक अच्छे राजा को दिखाना। इसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को ट्रेन किया था एक अच्छा एम्पायर बनाने के लिए। उन्होंने कई बार जो अटैक भी करने की कोशिश की कि अब हम सेना बनाएंगे, करें, वो बहुत बार फेल भी हुए, लेकिन इवेंचुअली क्या किया उन्होंने, चारों तरफ से नगर को घिरना शुरू कर दिया। छोटे छोटे गाँव थे वहाँ वहाँ पे ऐसे लोग महात्मा नदी से खुश नहीं होते थे, उनको कैप्चर किया, वहाँ के लोगों से सपोर्ट ली, और फिर चारों तरफ ऐसा घेरा सा बना लिया ताकि उसे बाहर से कहीं से मदद न मिल सके, और वो जिससे अंदर उसकी सप्लाई तक काम करके उसके रिइंफोर्समेंट को डाउन करके उसको प्रोटेक्ट किया, और महात्मा नंद को गद्दी से हटा के चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। और जब चंद्रगुप्त राजा बन गया था तब भी वो हमेशा सतर्क रहते थे। राजा चंद्रगुप्त ने लगभग 25 साल राज्य किया। उसके बाद उसका बेटा था बिंबिसार, जिसके टाइम पे भी चाणक्य थे,
उसमें भी काफ़ी साल राज्य किया। और जो सम्राट अशोक थे उसके टाइम तक चाणक्य थे। चंद्रगुप्त जो था उसके बाद राज्य पूरा था, उसमें वनवास में चला गया था। तो बिंदुसार ने भी अपना राज्य काल पूरा किया। और सम्राट अशोक के भी कुछ समय तक, लेकिन पूरा टाइम तो नहीं क्योंकि तब तक बुढ़े हो चुके थे वो थे, लेकिन 3 पीढ़ियों तक उन्होंने भारत को ऐसे सम्राट ऐसे किए जिन्होंने कि पूरे भारत को एकजुट करके पहली बार अखंड भारत का निर्माण किया। पर माँ भारती क्या है, तो भारत माता जो हम कहते हैं, वो जिस लोगों ने नारा दिया था वो आचार्य चाणक्य ने ही दिया था। तो ऐसे उन्होंने निर्माण किया। उसके बाद बहुत सारे ग्रंथ लिखे जो कलेक्शन थे, जो नॉलेज थी उसे इकट्ठा करके चाणक्य नीति में थे। और जिसमें लिखी चाणक्य का अर्थशास्त्र दूसरा है। और भी बहुत सारी किताबें थी जो उन्होंने जो अपने सारे नॉलेज कलेक्ट करके लिखी, और वो आज तक भी हमारे पास अवेलेबल है नॉलेज के लिए। ऐसे महान व्यक्ति थे आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अपने आइडेंटिटी के खिलाफ भी अपनी सारी चीज़ों को फैसले के लिए अपना कर्तव्य अपने देश को ऊपर रखा और अपना काम किया। उनकी सोच हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है और लेनी भी चाहिए, और हम आचार्य चाणक्य ऐसा बनने की कोशिश करना चाहिए। ये थी। अब अगली कहानी में